उस समय के महान राजा भोज, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, ऐसे राजा भोज की नगरी भोजपाल में मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद में कई प्रकार के प्रयोग शिक्षा को लेकर किए गए हैं, लेकिन 2020 में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों के कुलपति, ऐसे शोध के क्षेत्र में जुड़े लोग, आशासकीय क्षेत्रों में भी जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलकर के नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कराया, जिसको जुलाई में घोषित भी किया गया। हम सब जानते हैं कि उस शिक्षा नीति में टीचर एजुकेशन, शिक्षण को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा में एक प्रकार से हम कहें तो यह देश हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को अपने साथ लेकर चल रहा है। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश की धरती से सांदीपनि आश्रम, जहां पर भगवान कृष्ण ने 16 विद्याओं में 64 कलाओं में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन आए थे। ऐसे भारत के इतिहास में से हर गुरु का स्थान जिस प्रकार का है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे हो तो समर्थ रामदास रहे, विवेकानंद के पीछे रहे तो रामकृष्ण परमहंस जी रहे, हर व्यक्ति यानी हर महापुरुष, हर श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने ऊंचाई छुई है, उसके पीछे कोई ना कोई गुरु या शिक्षक रहे। इतना ही नहीं, 2000 साल पहले का तो इतिहास, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जब इस देश में सर्वोच्च पर थे, एक शिक्षक ने अपने देश को संगठित करने के लिए, राष्ट्र को फिर से खड़ा करने के लिए जिस प्रकार का प्रयोग किया था, मनुष्य के जीवन में बदलाव करते हुए, चाणक्य का नाम हम सब जानते हैं। ऐसी परंपरा वाला देश, ऐसी प्रतिष्ठा वाला देश, जिस देश में गुलामी के कालखंड में शिक्षा के क्षेत्र को, हमारी सशक्त सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने का काम अंग्रेजों ने किया था। देश की आजादी के बाद में सबको अपेक्षा थी हम अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। दुर्भाग्य से जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन आज फिर देश के लोगों को लगा कि शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। भारत केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, ज्ञान आधारित शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि भारत का ज्ञान अनंत है। और इस रूप में विद्या भारती, मध्य प्रदेश सरकार, एनसीटीई के संयुक्त तत्वाधान में एक यह सेमिनार आयोजित करने का निर्णय किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि ये पूरे देश भर का सेमिनार जो मध्य प्रदेश की धरती पर
हो रहा है। निश्चित रूप से इस सेमिनार में टीचर एजुकेशन को लेकर के व्यापक मंथन चिंतन होगा और वो जो विचार आएगा, मंथन होकर जो विचार आएगा, वे विचार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा। देश भर के सारे विद्वान लोग, विश्वविद्यालयों के कुलपति अलग अलग सत्रों में यह मार्गदर्शन करेंगे। 2 दिन केवल टीचर एजुकेशन को लेकर विचार करेंगे और इसलिए इस आयोजन के पीछे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते मुझे अपार प्रसन्नता है। इतने सारे लोगों को देखने का, स्वागत करने का अवसर भी मिल रहा है और एक बड़े परिवर्तन के रूप में जो दस्तावेज यहां हमारे पढ़े जाएंगे और वो नई शिक्षा नीति के लिए उपयोगी साबित हो सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार बदलाव करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शिक्षा विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है। हमने एक बड़ा प्रयोग इस साल से सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, एक सीएम राइस योजना के तहत बनाने का निर्णय किया है। अब अभाव में स्कूल नहीं चल सकता है, अच्छे संस्थान बने, और उसके लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी एक योजना के लिए बजट में भी इतना बड़ा आवंटन किया गया है। 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और यह जो आवंटन है यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा शिक्षा के क्षेत्र में आई गिरावट को पुनर्स्थापित करने की है, देश के अच्छे राज्यों के साथ अपने को खड़ा करने की है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग स्कूल शिक्षा विभाग प्रयास करके, मेहनत करके, टास्क फोर्स का भी सहयोग लेकर के नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी जैसी अपेक्षा की गई है उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज का सेमिनार जिस प्रकार से एक विषय को लेकर के 2 दिन का मंथन करके जो विचार आएंगे उसमें भी अच्छी जो सिफारिशें होगी उन सबको हम मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में हम लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के एक नए भारत के निर्माण में जिस प्रकार सतत शिक्षा को क्षेत्र को लेकर के काम कर रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी जब चिंतन करेगी, विचार करेगी, तो आज के इस सेमिनार का महत्व समझ में आएगा। इसलिए पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी। After this, it is an honor and proud privilege for me
to invite academician par excellence, erudite, and a dynamic Vice Chancellor, our keynote speaker for today's function, Dr. Jagdish Kumarji, M. Jagdish Kumarji. His keynote address will be online, and I request the authorities to yes. We'll shortly start the online keynote address online. मैं कन्हेरे जी से निवेदन करती हूँ कि वे वाइस चांसलर जी का परिचय करें। प्रोफेसर जगदीश कुमार जी जो जेएनयू में माननीय कुलपति जी हैं, आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा है। आईआईटी में इंजीनियरिंग करने के पश्चात बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके अंडर में क्रियान्वित हो रहे हैं। मैं कुलपति जी का स्वागत, क्योंकि वो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, तो आपका स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात कहें। Professor Ravindra Kanhere ji, all my distinguished colleagues from the educational field, the professors and students, I consider it a great honor to be amongst you today when we are organizing this important conference on teacher education. I congratulate Vidya Bharati Ucha Shiksha Sansthan for taking this initiative in organizing this seminar and bringing all of us together. When the National Education Policy was announced last year, there has been a lot of enthusiasm across the country among the stakeholders. There have been several webinars, meetings, discussions that have taken place on all aspects of national education policy. As you know, the National Education Policy is a very, very comprehensive document, a vision document, which aims to transform our educational system so that India becomes a knowledge society, India becomes Atmanirbhar Bharat and Vishwa Guru in the coming years. Since it's a very comprehensive document and deals with many aspects of education, be it multidisciplinarity or imparting holistic education or taking care of the students who come from educationally and socially weaker sections of our society, be it research and innovation or effective teaching and learning methods, and establishing organizations which will oversee many aspects of the implementation of the national education policy. The document is very, very comprehensive. But however, teacher education is an important component of our national education policy. I am glad that today we are focusing on this important aspect of the national education policy. If you recollect, because of the 42nd constitutional amendment, education is now part of the concurrent list, which is a true reflection of the federal structure of our country. And this puts equal responsibility both on the central government as well as the state governments to promote education and to implement the national education policy. The fact that this conference is being held in Bhopal indicates the clear intent of the people of Madhya Pradesh in keenly planning the implementation of the national education policy. In fact, Madhya Pradesh has some of the great institutes of our country. Among the older institutes and have been established in Madhya Pradesh,
you have a great chance to implement the national education policy and be the role model for the rest of the country. And that is the reason why I feel proud and I feel that it is my honor to be part of this national seminar. When we are talking about the teacher education, the question that comes to our mind is, our education is supposed to be student-centric. And why is that we are talking about teacher education? Does a better teacher make the student the central focus of the learning process? And how is it done? How does that happen? So I would like to give you a few examples of real research that has happened. And then I will also inform you how the teacher education should motivate our teachers to look at some of the modern aspects of imparting the teaching to the students so that they become effective learners. This brings to us the question of the very meaning of learning, because at the bottom of the pyramid of the entire educational reforms lies the very important process of learning. So education is, and cognitive scientists say that learning consists of several steps. The first most important step is collection of information through our 5 senses. And then our brain encodes this information and puts it in the long-term memory, from which we retrieve this information and use whenever it is required. Now, once this information is stored in our long-term memory, it is important that it is retrieved and rehearsed several times. Only then our learning becomes effective. From our everyday experience, you pick up any example at which you are good. Take the example of cycling, which everybody knows. How did you reach the level of proficiency that you have now? If you recollect, you will find probably you have fallen down a few times, you have improved upon your mistakes, and you took the feedback given by others seriously on how to improve, and that is how real learning takes place. Modern cognitive science clearly indicates that we learn efficiently only by doing things, only by reflecting on what we do, and certainly not by watching and listening lectures. What the modern cognitive science says about learning is beautifully captured by Adi Shankara several hundreds of years ago. He said, if you want to be a good learner, you need to do 4 activities: Pathanam, Mananam, Chintanam, and Sankirtanam. Pathanam means you have to study, you have to gather the information. Mananam, whatever you study, you have to remember it. Chintanam, you have to critically think, you have to reflect about what you have studied and stored in your mind. Sankirtanam, you have to repeat this entire whole process. So, as a teacher, are we doing enough in our classrooms to make sure that what Adi Shankara has said, what the modern cognitive science says about learning in the classroom, are we doing enough? Unfortunately, in our present educational system, we are expected to learn simply by listening to the lectures given by a teacher. On the other hand, the national education policy looks at alternatives to pure lecture-based instruction in order to make our students effective learners. For the first time, for example, we have established thousands of Atal Tinkering Labs in the schools across the country. We have established Atal Incubation Centers in higher educational institutions across the country so that the students learn by doing things, not just by only listening to the lectures. If you are aware, the practice of holding national level hackathons for setting up these startup companies is now becoming a popular activity. This
has the potential to encourage more youth to become entrepreneurs in future. While we need to do many things to make our students effective learners, that is only half of the challenge. The other half of the challenge is the training of the teachers so they become effective teachers. Only an effective teacher who introduces active learning practices in the classroom can turn our students into effective learners. So, training teachers to become effective teachers does not mean that we would like to throw away all the traditional methods. All that we are saying is that we will not replace the lecturing in our classrooms by all kinds of activities in the classroom. All that we are saying is that you should not make only lecturing as the main activity for the students to learn. You introduce active learning components gradually, step by step, together with your lecturing in the classroom. If we introduce some of these processes in the classroom, if the students become effective learners, good learners, then what next? That is what a good teacher has to think about. If we are training our teachers, if we are trying to improve the teacher education, there are a couple of things that the teachers have to focus. After having accomplished the first step of making our students better learners, then what next? As a teacher, what should I do with my students? Then comes the issue of making our students more creative, making our students more innovative. What is that the teacher has to do to make the students more creative and innovative? And this is something should be part of the teacher education. To make this possible, first of all, the teachers themselves should understand how one becomes creative and innovative. Let me give you two examples. First of all, we need to understand what is creativity. Creativity is the process of generating new ideas. But the playground for generating new ideas is our mind. But experts also tell us that the most breakthrough ideas in science, technology, and art happen when different intellectual disciplines interact with each other. In addition to that, there is also an important element that is required to make our students more creative. That is the environment in which the different disciplines collide with each other. So if you are teaching in a classroom, do you have a proper ecosystem in the classroom where different disciplines collide with each other in order to make our students creative? So this is something that we need to take very seriously. Now, there is a very nice book, Where Good Ideas Come From, written by a professor, Steven Johnson. He tells us about a very, very interesting experiment that took place to understand how creativity and the environment in which creativity happens influence each other. In early 1990s, a psychologist, he wanted to know how people become creative. So he set up video cameras in 4 leading molecular biology labs across the world. And he watched the scientists working in real time in their labs. It was like the Big Boss show on Indian TV. So in a discipline like molecular biology, you may imagine a scientist sitting alone in a lab, wearing a white gown and having some Google's protective glasses and looking through the microscope and working for hours and suddenly finding something new. But unfortunately, such isolated eureka moments are very, very rare if you look into the history of science. An interesting discovery made by this psychologist is that most important ideas invariably they emerged during group meetings, in corridors, at coffee table discussions, where people share ideas, where ideas flow from one project to the other project.
this is an important lesson for us to learn, that being creative does not happen just only by sitting in a classroom or by piercing, by looking into the microscope for hours and hours. As teachers, we need to design our teaching and learning processes in such a way that students have opportunity to share their ideas, to learn from each other's ideas and critically reflect upon them, so that more new ideas will come. For example, can our students meet with farmers and get to know their problems? Why not an electrical engineering student meets a medical student and discuss how they can work with each other? Bringing together these unlike minds is very important to make our students more creative. And this is where we need to make our teachers more sensitive as part of the training that we impart to our teachers. I will give you one more interesting example. In December 2019, issue of the American Scientist, it's a very popular science magazine from USA. There is an article how Mendeleev was influenced by the Sanskrit Aksharamala by designing the periodic table of elements. You know, all of us are familiar with the periodic table of the elements. The two-dimensional regular representation of the Sanskrit alphabets based on the sound these alphabets produce, that was something that Mendeleev came across when he met a professor of Sanskrit in St. Petersburg University from the Department of Oriental Languages. So these two professors used to meet each other during lunchtime, and that is how Mendeleev got interested in the Sanskrit alphabet and the Sanskrit Aksharamala. And people say that that is how Mendeleev got influenced in designing the periodic table elements. And you know, the designing of the periodic table of elements has really influenced the course of how the chemistry developed later. So you see how divergent minds meeting each other make us more creative. Our teachers need to be sensitized about it. Our teachers have to encourage our students to study across the disciplines. One example that I can give you is 3 years ago at JNU, we established a School of Engineering where we designed a very unique, highly multidisciplinary engineering program, 5 years dual degree program, where the first 4 years the students study core engineering such as computer science, electronics, mechanical engineering and so on. But in 5th year, they specialize for their master's degree either in social sciences or languages or computational linguistics, arts and aesthetics. So you see, when you bring people of different disciplines together, the chances of them being creative will increase. Recently, as another example, we have introduced a 5-year integrated program, BSc, MSc program, which is in Ayurveda biology. Ayurveda is our great indigenous knowledge system in India, and biology is a modern science. So the professors from School of Sanskrit and Indic Studies at JNU and the professors from the School of Life Sciences, Biotechnology, Molecular Medicine, even School of Engineering, they will come together and study how Ayurveda is beneficial to us from a modern science perspective. So this kind of interdisciplinarity is something that we need to bring in as part of our education process. And that is the reason why the national education policy emphasizes on multidisciplinarity in our education. But being creative alone is not sufficient. Our students have to be innovative. Being innovative means that we apply the ideas which are generated through this creative process and create value to these ideas. And that is what is being innovative. Now, let me give you one more example of how one can be innovative when different disciplines collide, and this is what our teachers had to be sensitized about.
Among about 130 million children that are born every year, approximately 4 to 5 million children die within the first 4 weeks of their birth. And of these deaths, nearly 75% of the babies die within the first week of their birth. And there is a real example that Stephen Johnson gives in his book, Where Good Ideas Come From, about a doctor in late 1870s, a doctor in a Paris hospital which takes care of the small children. So this child specialist, this doctor, one day he was very much tired because of his work, and he wanted to take a break. He went out of the hospital to a nearby Paris zoo, and he walked around in the zoo. He walked past the elephants, he walked past the tigers, reptiles, and suddenly he stumbled upon an exhibit of chicken incubators. And he noticed that these chicken hatchlings are happily moving around in this incubator which has controlled warm environment. And suddenly he got an idea. Why not I make this incubator and use it in my hospital? Remember, in 19th century, late 19th century, the child mortality rate was staggeringly high. So he called the zookeeper and he asked him to make few incubators, and he installed them in his hospital. And he demonstrated that by using this incubator, only about 38% of the prematurely born babies died, while those babies which were not put in the incubator, nearly 60% of these low-weight babies, they died. And that shocked the medical fraternity in Paris. You see, a doctor getting an idea from zoo. Can this happen when we send our children to a zoo, to a farming field, or to a museum? This is a great opportunity for them to think and come up with new ideas. But then, today the modern incubators, they cost anywhere close to $40,000 US. And unfortunately, in many poor countries, still the child mortality rate is very high. So therefore, we have these international aid programs, just as we have sent the coronavirus to many countries to help those people, through these international programs, many countries which have this incubator technology, they send these incubators to these countries which are in need of this incubator. But unfortunately, and what is found by an MIT professor while studying these incubators in these countries where the child mortality rate is very high, is that 95% of these expensive incubators, they became non-functional within about 5 years. So when this complex device breaks down, there was no local expertise to repair it, and there was no supply of the spare parts. So an idea came to this professor. He said, when he walked around and looked around those places, in those rural areas, he found to his surprise that the automobiles were moving around very well. The lorries, the tractors, the two-wheeler vehicles, they are moving very well. And whenever they broke down, the local expertise came, the automobile repair people came and they repaired, and the supply of local parts were easily available. So an idea came to him. So why not I build this incubator using the local automobile parts? For example, to provide heat in the incubator, I can take the headlight of a lorry. To provide circulation of air, I can take the dashboard fan of a car. And to provide power, I can take the battery of a tractor. And he built these incubators, and they started working very well for years on. And if something broke down, you can just pull out a light or pull out a battery and fix it here. And if something breaks down, the local automobile expert will come and repair it. So this is what is innovation. And this also tells us that in India, across the country, whether it is a village, whether it is a town, there is enormous talent there. Can we nurture this talent and make them more innovative so that newer products can be developed and newer products can be used in our country? And this is something that we need to emphasize as part of our teacher education. But of course,
we need to develop certain standards for our teacher education. These standards are expected to be developed as part of the national education policy in the form of the national professional standards for teachers. And these standards are expected to enhance the capabilities of the teachers who are close to about 95 lakhs in both the public as well as the private school system in our country. And these standards would cover the training our teachers in their expected roles as a teacher at the different levels of expertise and competencies that are required at every stage. These standards can be adopted by the educational institutes in the states across the country, and these standards can be used for the teacher career management, including their professional development and salary increase, enhancement, promotions, and recognizing the teachers for being effective teachers. There are also a number of senior and retired teachers across the country. The National Educational Policy envisages in identifying such extraordinary teachers and appoint them as individual mentors to the school teachers and educators through both online and offline means, so that the teachers are effectively trained. And the National Education Policy also plans to set up a national digital educational architecture, and it is going to be set up very soon. And this digital architecture will not only support the teaching and learning activities of the teachers, but it will also help the students in their educational planning, in the governance and administrative activities of these schools and the universities across the country. We also have, in order to provide effective training to our teachers, as part of the NEP, the centrally sponsored scheme on teacher education. This is an effective method which has been already working in training thousands of the teachers across the country. One of the parallel to the national education policy, there are several other reforms that have taken place in the education sector. One example that comes to my mind is the RUSA scheme, the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. The RUSA scheme has been designed to help the state universities to improve the research innovation practices in the university system, to enhance the teaching learning processes and the administrative procedures in the state universities. And RUSA is a very, very good and successful example of how the national education policy is helping our students to get, our teachers to get trained. Another great program that is in place is the Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching. There are many such reforms that are being done as part of the national education policy, and as a teachers, it is our responsibility to ensure that we continuously be learners. We ourselves have to be learners if we want to be effective teachers, and when we become effective teachers, through our efforts, when we make our students effective learners, they will become creative and they will become great innovators, and that is the only way we can develop new technologies to find solutions to the challenges that our society is facing, and that is the only way we can make our country Atmanirbhar Bharat and a self-reliant India. In fact, a couple of days ago, our Honorable Prime Minister said we need to make our students confident about our education, about what they are learning in the schools and systems, and that is the only way to make our country self-reliant. With those comments, I would like to conclude here, once again thanking the organizers for giving me this opportunity to share some of my thoughts with the educationists and the teachers and the students who have assembled in this conference. Thank you. Thank you very much.
Thank you, sir, for giving us valuable information and insight on many aspects of teacher education. And thank you for giving us and bringing home many points, especially learning to learn, creativity, ideas and innovation. Thank you. यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे मां शारदा की प्रतिमा को पुष्प समर्पित करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्यमंत्री जी का परिचय कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पदभार संभालने वाले पहले यशस्वी व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल में अनेक जनहित एवं कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ है। आज उन्हें हमारे बीच उपस्थित पाकर गौरव का अनुभव हो रहा है। आज संयोगवश हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी का जन्मदिवस भी है। उनका हमेशा से यही संकल्प रहा है कि जीवन का हर क्षण सार्थक हो। उन्होंने 1 साल तक प्रतिदिन एक पौधा लगाने का अनूठा संकल्प लिया है। जन्म दिवस के अवसर पर पवित्र तुलसी का पौधा हम उन्हें भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे उन्हें तुलसी का पौधा, पुष्पगुच्छ, स्मरणिका आदि भेंट वस्तुएं देकर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद। मैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन करती हूं कि वे पारिजात का छोटा पौधा मंत्री जी को भेंट स्वरूप दें। मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप दें। धन्यवाद। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा वर्तमान में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि कार्यक्रम की प्रमुख प्रस्तावना प्रस्तुत करें। मंचासीन हमारे बीच उपस्थित मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, हमारे साथ में वेब के माध्यम से जुड़े हुए जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, रविंद्र कन्हारे जी, मंच पर उपस्थित सहयोगी डॉक्टर मंजूश्री जी, डॉक्टर शशि रंजन जी, सभागृह में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्तमान और पूर्व के कुलपतिगण,
सभी शिक्षकगण, प्रबुद्धजन, छात्र छात्राएं, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एक मायने में बहुत पुराना है, क्योंकि इसकी जड़ें विद्या भारती से प्रारंभ होती हैं। लेकिन ये संस्थान अभी 2 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हुआ है और आज का ये जो कार्यक्रम है ये इस माने में बहुत हम सब लोगों को उल्लास देने वाला है कि जब से ये संस्थान बना है उसके बाद से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रही, लेकिन प्रत्यक्ष गतिविधि, बड़ी गतिविधि के नाते ये एक पहला कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम विद्या भारती शिक्षा संस्थान का है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य शिक्षाविद गण तो उपस्थित हैं ही, लेकिन आज हमारे बीच में मान्यवर शिवराज सिंह जी आए हैं, जिनकी ख्याति शिक्षाविद राजनीतिज्ञ की है, क्योंकि वो लंबे समय राजनीति में आने से पूर्व एक शिक्षा देश में कैसी होनी चाहिए इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आज उनका बहुत व्यस्ततम दिन था, लेकिन प्रभु चरणों में प्रणाम कर पहला कार्यक्रम आज इस संस्थान के लिए आपने दिया। ये दर्शाता है कि आपके मन में शिक्षा इसकी दृष्टि से कितना महत्व है। और दूसरे जो श्री परमार जी हैं, जब से ये सेमिनार यहाँ आयोजित होनी है, इसका प्रारंभ हुआ, तब से ही उस सब प्रकार की व्यवस्था और मार्गदर्शन देने के लिए हमें उपलब्ध रहे हैं। तो इस संस्थान की ये जो पहली गतिविधि है, ये शिक्षक शिक्षा, इसके ऊपर राष्ट्रीय समविमर्श की ये गतिविधि है। और हम सब लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हो रही है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना, जैसे मैंने कहा, मूल में विद्या भारती से निकल करके ये संस्थान बना। तो विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तो 1952 से ही प्रारंभ हुआ देश में, और वो कालखंड हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद में ही था। और ऐसे किसी संस्थान के बनने की आवश्यकता उस समय के शिक्षाविदों को लगी, क्योंकि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि भारतवर्ष की शिक्षा ये अपना उद्देश्य खो चुकी थी जब से ये अंग्रेजों के हाथों में गई। और इसलिए देश के मूर्धन्य विद्वान हमेशा ये बात महसूस करते रहे कि भारतवर्ष की शिक्षा, इसका जो मूल देश के युवाओं को, तरुणों को योग्य शिक्षा, सामाजिक प्रबोधन, सांस्कृतिक चेतना, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होकर के युवक समाज में विचरण करे, ये नहीं रह गया है और ये फिर से लौटना चाहिए। और उस समय ये भी लग रहा था कि तुरंत शासन की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं लग रही है। ये भी हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे प्रयास दिखाने के लिए हुए भी हैं, बहुत सारे कमीशन बने हैं, नीतियां भी आई हैं, कई समितियों के द्वारा रिकमेंडेशंस भी आए हैं, लेकिन वो दृष्टि ना होने के कारण से उनके क्रियान्वयन नहीं हो पाए। और ये शायद पहली बार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य से लेकर के क्रियान्वयन के विभिन्न संकेतों तक
अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, वो परिपूर्ण है इस दृष्टि की ओर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य भारतवर्ष के मानस में हमेशा रहा युवकों की शिक्षा के दृष्टि से, वही उद्देश्य प्रारंभ में पहली पंक्ति से ही इस शिक्षा नीति में घोषित किया गया है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने इसका मूल ड्राफ्ट जब गया, तो उन्होंने कहा कि जो सबको बहुत संक्षेप में सब बिंदु सबके ध्यान में आए, इस दृष्टि से कुछ संक्षिप्त विषय आए और कुछ उल्लेख ये भी हो कि ये कार्य होगा कैसे, कौन करेगा। और इसलिए जो 62 पेज की शिक्षा नीति सबके सामने है, जो जुलाई 2020 में हमारे सामने आई, उसमें ही वो सब बिंदु हैं, संक्षेप में सब बिंदु हैं, सब चीजों की ओर इंगित किया गया है। किस प्रकार की देश की शिक्षा की संरचना होनी चाहिए, कितने प्रकार के महाविद्यालय विश्वविद्यालय देश में हैं, होने चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम देश की शिक्षा में चल रहा है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की संस्थाओं में कैसे शिक्षक होने चाहिए। तो एक तरह से संक्षेप में कहें तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस प्रकार की एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली देश में होनी चाहिए, इसका उल्लेख शिक्षा नीति 2020 में हुआ है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का भी उद्देश्य ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान जिनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, उसकी स्थापना हो, ऐसे संस्थान खड़े हों, उसके लिए सहयोग करना देश भर में, ऐसे संस्थानों की क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव हो, क्वालिटी परिसर खड़े हों, उसमें सहयोग करना, ये काम लेकर के जब शिक्षा संस्थान चल रहा है, तो स्वाभाविक ये ध्यान में आया कि ये शिक्षा नीति क्रियान्वित होनी चाहिए, अक्षरशः क्रियान्वित होनी चाहिए। और ये भी एक अच्छी बात रही कि शायद पहली बार देश का प्राइम मिनिस्टर वाइस चांसलर्स के कॉन्फ्रेंस बुलवाते हैं, राष्ट्रपति जी को निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति जी उसमें उपस्थित रहते हैं और उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये शिक्षा नीति अक्षरशः लागू होनी चाहिए। मैं हर संभवतः हर दृष्टि से आपके साथ में पीछे खड़ा हूं। ये किसी प्राइम मिनिस्टर ने शायद पहली बार नहीं कहा, पहली बार ये सबके सामने आया। ये दिखाता है कि शासन केवल शिक्षा नीति घोषित करके दुनिया के सामने हमने लाई है, इतना ही नहीं, उसको क्रियान्वित करने के लिए गंभीर है। और फिर उन्होंने देश के सभी राज्यों से निवेदन किया कि अपने अपने राज्यों में टास्क फोर्स बनाएं। और मुझे जानकारी है कि सबसे पहले टास्क फोर्स बनाने वाला ये मध्य प्रदेश राज्य है। अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी जानकारी दे रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा का बजट इस प्रदेश का बढ़ाया है। ये बातें अच्छे लक्षण शासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए है, लेकिन इसके साथ में जब तक शिक्षक स्टेक होल्डर्स सारे सब मिलकर के इसको क्रियान्वयन में नहीं लगेंगे, तब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और इसलिए आप सब लोगों को हम यहाँ पर इसीलिए और ये 2 दिन की विमर्श के लिए यहाँ पर आप सब लोगों को निवेदन किया है कि जो कुछ इंगित हुआ है शिक्षा नीति में, उसके आलोक में और जो कुछ होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से आए, बैठे। और जैसे अभी जगदीश कुमार जी कह रहे थे, केवल प्रयोग करने से और केवल लेक्चर देने से नहीं, समविमर्श करने से बहुत सारे नए और विषय जुड़ते हैं। इसलिए साथ बैठ करके चिंतन करें कि जिस शिक्षा प्रणाली को हम बदलना चाहते हैं, जो ऐसी शिक्षा जिसके सबके मन की, मस्तिष्क के, विचार की शिक्षा खड़ी हो, ये सबके मन में है,
एक दिशा निर्देश तो उसमें हुआ है नीति के अंदर, लेकिन उस सब को खड़ा करने में जो मूल तत्व है वो शिक्षक होता है। और इसलिए भारतवर्ष में जो शिक्षक जैसा होना चाहिए, जो गुणवान शिक्षक होना चाहिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए, जो बाई चांस नहीं बाई चॉइस शिक्षक होना चाहिए, वही माध्यम बनेगा इस परिवर्तन का। और इसलिए सबसे पूर्व क्रियान्वयन में इसके ऊपर हम गंभीरता से प्रयास करके आगे बढ़ें। इसलिए इस 2 दिन की ये जो विमर्श है, इसमें शिक्षक शिक्षा, इसके ऊपर हम विमर्श करेंगे। शिक्षक शिक्षा का दोहरा दायित्व होता है, वो सामान्य शिक्षक से बढ़कर के होता है, क्योंकि उस शिक्षक को उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना होता है जो आगे चल करके शिक्षक बनेंगे, जो आगे चल करके बताएंगे कि भाई जो ये 5+3+3+4 की जो बात आई है, उसमें 5 वर्ष तक क्या होना है, +3 तक क्या होना है, +3 तक के बाद में क्या होना है, 4 में क्या होना है, हायर एजुकेशन में क्या होना है, इन सब बातों को वो व्यक्ति जाने, वो शिक्षक जाने, और क्या विशेष ध्यान देना है, जिसके बारे में सबकी ये इच्छा तो रहती है कि आज के समय में क्या वही सम्मान शिक्षक का हो गया है क्या? वो सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, वो सम्मान उस हार्ड मास के पुतले का होता था भारतवर्ष में, जिसका दायित्व तो होता था मनुष्य निर्माण करने का। संभवतः वो दायित्व वो व्यक्ति भूल गया क्या? वो दायित्व निभाना है तो उसमें कौन से गुणों को अपने लिए अंदर लाना पड़ेगा, कैसा व्यवहार अपने शिष्यों के साथ में रखना पड़ेगा, इत्यादि विभिन्न प्रकार के पेडागोगिक जो विषय हैं, उनसे लेकर के पाठ्यक्रम वगैरह सब विषयों की 2 दिन में ये निश्चित है कि बहुत समय कम रहेगा। उसके बावजूद भी जितना संभव है हम विमर्श करें और कोई एक अच्छा डॉक्यूमेंट बने, समाज के सामने जाए, जो सभी को इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं उनके लिए हितकर हो, और हम सब लोग प्रयास पूर्वक इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर सकें। इसका एक अंश हम प्रारंभ में हम लेकर के इस विमर्श के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक शिक्षा नीति आमूलचूल लगनी चाहिए, क्रियान्वित होनी चाहिए, ये सब हम सब लोगों की आकांक्षा है। इस दृष्टि से हम लोग आने वाले समय में प्रयासरत रहेंगे। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, आप सब प्रबुद्ध जनों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। इस संगोष्ठी के सफलता के लिए हमें हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है, जिसे आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। It is a pleasure to learn about the national seminar organized by Vidya Bharati Uच्च शिक्षा संस्थान on March 5th and 6th, 2021 at Bhopal. The theme Rejuvenation of the Teacher Education in 21st Century is relevant. Teachers are a reservoir of knowledge and experience, nurturing young minds, helping them expand their horizons, as well as ensuring harmonious development of students. By spreading education in the society, the teaching community plays a defining role in nation building. Our nation possesses the capability of providing talent and technology to the world. With emergence of India today as global player, the need to harness new opportunities by transforming the nation into a robust knowledge economy is all the more. Reforms in our education system are in sync with our national values and national goals. The new education policy strives to bring our education system in tune with the changing times and at the same time ensure that our students stay connected with their roots. Education reforms focus on the education and skills needed for the youth of the 21st century India. The role of teachers is paramount in bringing a change in the education system and providing good students, good professionals, and good citizens to the country. We have accorded high priority to teacher training and constant
upskilling. Teacher education facilitates inquiry-based and analysis-based learning of students. We firmly believe that when a teacher learns, a nation leads. I am sure that various sessions at the 2-day seminar will lead to invigorating discussions on a wide spectrum of issues relating to learning and teaching. Best wishes for fruitful discussions at the seminar. Thank you. मैं आयोजन समिति की ओर से प्रधानमंत्री जी के शुभकामना संदेश के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित शिक्षा पथ प्रदीपिका नामक पुस्तक का विमोचन हम इस अवसर पर करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। इसमें हमें अनीश जी और सुधाकर जी का सहकार्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद अनीश जी और सुधाकर जी। इसके पश्चात मैं हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से करबद्ध अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी, हमारे मार्गदर्शक कैलाश चंद्र शर्मा जी, जगदीश कुमार जी, रविंद्र कानेरे जी, मंजूश्री जी, शशि रंजन जी, और आज मैं देख रहा हूं इस सभा कक्ष में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए या शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे अलग अलग अनेकों विभूतियां जुड़ी हुई हैं। और मुझे प्रसन्नता इसलिए भी है कि विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह हमारे शिक्षक शिक्षा का कार्य संपन्न हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा विलंब से आया। एक तो जन्मदिन शिक्षा क्षेत्र में चर्चा करते हुए मनाना अपने आप में मैं सौभाग्य मानता हूं, लेकिन जन्मदिन कुछ विशेष नहीं होता। एक दृष्टि से देखें तो 1 साल और चला गया। लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन सोचना ये चाहिए कि 1 साल कम हो रहा है तो और अच्छा कर, जितना बचा हुआ उसमें। और इसलिए इस बार मैंने निवेदन किया, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हो तो जन्मदिन को इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई शिवराज का मनता है। कई लोग इसलिए आते हैं कि मुख्यमंत्री है जी, और उसमें फिर कई बार स्वागत द्वार, जय जयकार, फूलों के हार, मारा मार। लेकिन मुझे लगा कि कोई सार्थक पहल हो सकती है क्या।
हमने तय किया कि ये सब छोड़ के एक पेड़ लगा दो अगर बनाना है। लेकिन एक छोटी सी पहल अगर आप करें तो उसका असर कई बार बहुत ज्यादा होता है। एक तो वृक्षारोपण कई मित्रों के साथ किया, परिवार के साथ किया, पार्टी अध्यक्ष जी के साथ किया, पत्रकार मित्रों के साथ किया, फिर विधायक साथियों के साथ किया, विधायक मंत्री, फिर अधिकारी मित्रों ने भी तय किया कि पेड़ लगाएंगे। और दूसरा, आज विधानसभा में मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि नंदू भैया हमारे बहुत लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के हैं, आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी थी विधानसभा में 11 बजे ठीक। तो वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करके आया, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन संचालिका महोदय ने एक बात कही कि मुख्य अतिथि, मैं उसका जरूर विरोध करता हूं कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तिथि तो तय की गई थी। और दूसरे, शिक्षा के कायाकल्प का जहां अभियान चल रहा हो वहां मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी घर वाले ही हूं। मैं बचपन की घटना आपको सुनाता हूं। मेरी शिक्षा हुई जैत गांव में। मेरे अभी भी जैत की आबादी 1200 के आसपास है, 1200-1300। नर्मदा जी के किनारे गांव है। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला सरकारी हमारा। और वहां मेरे गुरु थे रतन चंद जी जैन, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर। वो एक कार्यक्रम करते थे हर शनिवार को, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ रामायण जी की 5 चौपाइयां, मतलब 5 दोहे तक चौपाइयां, दोहा पढ़ना और उसका अर्थ फिर बताना, समझाना। और तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब जब रामायण जी की चौपाइयां पढ़ी जाएगी तो घी का एक छोटा सा दीपक चाहिए, तो कोई विद्यार्थी घी का दीपक लाएगा घर से। थोड़े फूल चाहिए तो कोई फूल लेके आएगा। और फिर प्रसाद भी वितरित करना चाहिए। तो एक को काम देते थे कि तुम प्रसाद वो फूल जो चढ़ाता था वो प्रसाद लेके अपने घर से आता था। 1 रुपया 2 रुपया का प्रसाद उस समय आता होगा। और दोपहर के बाद, दोपहर तक तो हम पढ़ाई करते थे। शाम के समय 3-4 बजे के बीच में रामायण जी की चौपाई बच्चों से पढ़वाते थे। और मास्टर साहब हमारे, प्रणाम गुरुजी हम तो करते थे उस जमाने में, आते थे घर से तो पूरा सिर गुरुजी के चरणों में होता था और जाकर करते थे प्रणाम गुरुजी। उस समय, आजकल तो इस ढंग से अगर प्रणाम गुरुजी कर दें तो मीडिया के मित्र ही गुरुजी की हालत खराब कर दें कि पैर पड़वा रहा है। हम लोग श्रद्धा से जाते थे। और चौपाई पढ़ने में मैं पीछे बैठता था तो मेरे मन में ललक थी, तो मैं आगे मुंडी कर करके देखने की कोशिश करता था चौपाई अच्छे से पढ़ लूं। अब वो मेरे गुरुदेव ने देख लिया तो फिर मुझे कहा, नहीं तुम थोड़े आगे आओ। मैं आगे बैठ के चौपाई पढ़ने लगा। और फिर मैं चौपाई का थोड़ा अर्थ करने की भी, मैं समझने की कोशिश करता। तो मुझे गुरुजी ने ये कहा कि अच्छा मैं नहीं कर रहा, तुम चौपाई ये पढ़ रहे हैं, तुम करो अर्थ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अब मेरे मन में ललक कि मुझे चौपाई का अर्थ करना है, तो मैं और ध्यान से रामायण जी पढ़ने लगा। और बाकी मेरे साथी चौपाई पढ़ते, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, या सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं अर्थ करता। वो अर्थ करते करते मेरा सौभाग्य कि रामायण जी का सार लगभग मेरे मन मस्तिष्क में घुस गया। और मुझे लगा कि जीवन अगर जीना चाहिए तो मर्यादित भगवान रामचंद्र जी की तरह जीना चाहिए। अब ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था और मैं आज अच्छा वक्ता भी बना, तो वो अर्थ करने के कारण मैं वक्ता बना, जो कुछ अच्छा बोल पाया। अब एक छोटी सी बात, ये शिक्षा नीति में शामिल नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव का चमत्कार था
उनने मेरे जैसे कई शिष्य ऐसे तैयार कर दिए। एक शिक्षक ने जो भी अच्छा कुछ है प्रारंभ में जो मुझे मिला, वो मैं मानता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर की। अब शिक्षक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस उदाहरण से मैं तो समझ सकता हूं। औपचारिक कोई पाठ्यक्रम ही केवल पढ़ाते रहना है, तोते की तरह बच्चों को रटाते रहना है, बाद में फिर परीक्षा ले लेना है, बस्ते का बोझ फिर परीक्षा का बोझ। मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन आमतौर पे अगर हम देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्ता, जो मुक्ति दिलाए केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी, वो विद्या शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, इंसान बना दे। और इन तीनों चीजों को भी अगर देखें, ज्ञान देना, पीढ़ियों द्वारा संचित जो ज्ञान है, क्या वो इतिहास का हो, भाषा का हो, भूगोल का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, उसको अगली पीढ़ी को दे देना। अब देना किस तरीके से, ये सवाल है। शिक्षक की शिक्षा का अर्थ ही है क्या बस्ते के बोझ से नीरस प्रयत्नों के साथ। अब ड्रॉप आउट रेट का एक बड़ा कारण यह भी है कई बार कि तरीका पढ़ाने का ऐसा है कि बच्चे सोचते हैं कि कब पिंड छूटे, और एक तरीका यह कि इतनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बना दी जाए कि बच्चे के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो, जिज्ञासा को हम शांत भी करें, और स्वाभाविक रूप से बच्चों का विकास कैसे हो। स्कूल भी और कई बार पेरेंट्स भी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, बस तू यही पढ़। जो स्वाभाविक विकास होता है वो कैसे हो बच्चों का। हर एक की अपनी रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, विशेषताएं होती है, उनका प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से कैसे हो, और उस दिशा में कैसे और बेहतर वो बढ़ सके। तो ज्ञान देने का मतलब ज्ञान में ज्ञान देने का तरीका। और नई शिक्षा नीति में मैं नई शिक्षा नीति का वर्णन इसलिए नहीं करूंगा कि आप सबने पढ़ी है, इस बात पर बहुत बल दिया है। दूसरा है कौशल देना। हमारे गांव में एक कहावत थी, बचपन में हमने सुनी थी, कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब हल। अगर थोड़ा पढ़ गया तो जो मेहनत मजदूरी है, खेती का, किसानी का काम, वो खत्म, और ज्यादा पढ़ा तो वो घर से ही गया, फिर किसी काम का नहीं। उद्देश्यहीन शिक्षा। अगर पढ़ने के बाद वो आजीविका भी अपनी ना चला सके तो क्या वो शिक्षा उपयोगी है। एमए, एमएससी, एमकॉम, एक बार बच्चों से हम बात कर रहे थे, क्या करोगे 11th 12th के बाद। बीएससी करूंगा। बीएससी के बाद क्या करोगे। एमएससी करूंगा। एमएससी के बाद क्या करोगे पता नहीं। हमको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा हमको देना है। एक स्तर तो वो है कि जिसकी जानकारी एक स्तर तक शिक्षा, हर बच्चों को वो बुनियादी जानकारियां हो
लेकिन उसके बाद हम रोजगार भी अगर वो ना पाए इतने वर्ष, और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है, हम उसके हाथों में ऐसा कौशल तो दे दें वो आत्मविश्वास से भर के अपने आजीविका के साधन खोज सके। और तीसरी चीज है नागरिकता के संस्कार। अब पढ़ के अगर वो अच्छा नागरिक नहीं बना, मेहनती, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं जीने वाला, देश और समाज की भी सोचने वाला, औरों के लिए भी काम करने वाला एक श्रेष्ठ मानव ना बन सके तो ऐसी शिक्षा का अर्थ क्या है? और मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति में इन तीनों चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। लेकिन यह शिक्षा दी कैसे जाए? अब वो तो शिक्षक ही देंगे। और मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में वो शिक्षक जो शिक्षा देने वाला था, ऐसा कचरा किया उसका, इतनी व्यवस्थाएं बना दी। मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं इसको। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, शिक्षक का कैडर ही खत्म हो गया है। अच्छा, गुरुजी को क्या मिलेगा? 500 रुपया महीना। मैं सांसद था एक जमाने में, तो मेरी रुचि थी स्कूलों में जाके विद्यार्थियों से बात करूं। तो बात भी करता था, मैं सवाल भी पूछता था। एक स्कूल में मैंने पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकलती है? एक बच्चे ने कहा कि विंध्याचल से। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो, पढ़ा क्या रहे हो तुम? गंगा जी को विंध्याचल में से निकलवा रहे हो? तो कहने लगे साहब 500 रुपया में तो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह। गुरुजी हो गए, फिर शिक्षाकर्मी। अब शिक्षाकर्मी का खुद ही ठिकाना नहीं था, बेचारे तो आंदोलन ही करते रहते थे, जब देखो तब सड़कों पर। स्कूल में गए ही नहीं। कचरा हो गई पूरी शिक्षा मध्य प्रदेश की। मैं सच कह रहा हूं, वेदना है मेरे मन में, व्यथा है। और उसको कैसे हम ठीक दिशा में ले जाएं, उसको इतना परिश्रम करना पड़ा हम लोगों को। फिर गुरुजी हो चाहे शिक्षाकर्मी हो, सबको हमका अध्यापक तो बनाओ कम से कम। हम लोगों ने विनम्र प्रयास किया उस दिशा में ले जाने का। और आज मैं ये कह सकता हूं कि काफी कुछ हम लाइन पे लेके आए हैं। इंदर सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारा बजट है 2,41,000 करोड़ का। कोरोना काल में भी कोशिश कर करके हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और अकेले इनके विभाग का बजट है 25,000 करोड़ का। ये तो स्कूली शिक्षा का है। अब शिक्षा में हमारी और एक है, हमारा जनजाति विभाग चलाता है, वो स्कूल अलग चलते हैं, उनका बजट अलग है। दोनों का मिला के हमने 9% से ज्यादा टोटल बजट का हमने शिक्षा पर देने का फैसला किया। शिक्षकों को बेहतर मानदेय मिले। मैं कोई सैलरी शिक्षकों के लिए नहीं कहना चाहता। माइंडसेट तो बने कि पढ़ाना है। और अब महत्वपूर्ण है शिक्षकों की शिक्षा। 3 चीजें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शिक्षा विभाग के हमारे अफसर भी बैठे, शिक्षाविद भी बैठे, यूनिवर्सिटी के वीसीज भी हैं, अनेकों विद्वान हैं। देखो भाई, मेरी धारणा बिल्कुल पक्की है कि शिक्षा देना केवल सरकार का काम नहीं है। सरकारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा पुराने जमाने में भी आपने देखा कि
समाज काम करता था, एक स्वायत्त व्यवस्था होती थी, राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होता था। गुरुकुल होते थे, बाकी चीजें होती थी, समाज उनका खर्चा उठाता था, वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे ठीक दिशा में। जब से राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर हो गया, तब से अर्जुनों के लिए एकलव्यों के अंगूठे काटे जाने लगे। भैया हम तो उन पे आधारित है, तो अब वो जो कहेंगे तो वो ही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ सकते। मेरी स्पष्ट धारणा है, जिसको मेरे अफसरों को, मंत्री को भी क्रियान्वित करना है। ये समाज का काम है, तो केवल सरकारी अफसर और सरकार शिक्षा नहीं देगी, हम समाज के सहयोग से शिक्षा देने की प्रभावी व्यवस्था करेंगे। और इसलिए विद्या भारती जैसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षाविदों का भरपूर सहयोग हमको लेना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वल्लभ भवन में बैठ के हम ही सोच रहे हैं, बाकी कोई सोचने वाले है ही नहीं। अरे हमारे अलावा सोचने वाले बहुत है। और इसलिए जो टास्क फोर्स बनी है, वो भी गंभीरता के साथ बैठे। केवल शिक्षक शिक्षा नहीं, इस पर तो आप 2 दिन विचार विमर्श करोगे, चिंतन करोगे, और एक और हमारा फैसला कि इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे, अमृत निकलेगा, उसको हम फिर नीचे तक ले जाने का गंभीर प्रयास करेंगे। तो एक अकेला हमारा ठेका नहीं है, हम समाज को जोड़ के शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। टास्क फोर्स उस दिशा में काम करे। और इंदर सिंह जी, अगर जरूरत पड़े और लोगों को जोड़ने की, तो आप नाम सोचिए, जोड़िए। उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कीजिए। हम बंदी बंधाई शिक्षा नहीं देंगे कि ये तो लिखा है बस इतनी। और बेहतर कैसे, और अच्छी कैसे, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। केवल सरकार नहीं, बाकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। और तीसरी चीज, कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना है। तो हमको ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा, ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। इसका अर्थ केवल अंकुश रखना नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लेकिन गलत दिशा में अगर कोई जाएगा तो उसको रोकना ये भी सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। उसका प्रभावी ढंग से हमको निर्वाह करना होगा। और वहां भी आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षा, शिक्षा नीति का पालन कैसे करवाया जाए, इसकी व्यवस्था बनाइए। अफसर भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री दूर हो जाएगा, मैं साथ खड़ा हूं, चिंता मत करिए। व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में बहुत बेहतर प्रयास करने की जरूरत हम लोगों ने तय किया। अगर 6वीं से देना है तो देना है, और केवल उस स्तर पर नहीं, खेत में, खलिहान में, कारखानों में हम कैसे हमारी शिक्षा को ऐसा बनाए कि व्यवहारिक नॉलेज तो, व्यावहारिक ज्ञान तो हो, वो काम करना देखे, सीखे, उसमें सहभागिता उसकी हो। उसकी कोशिश हमको करते रहना है। कई प्रयोग कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। हम अपनी ITI को बेहतर बना लीजिए, वो भी तकनीकी शिक्षा भी एक अलग विषय है। हम आदर्श ITI बना रहे हैं। बच्चों के हाथ में ये गुण तो हो कि पढ़ने के बाद पूरे आत्मविश्वास से कह सके कि मैं अब ये करूंगा।
और वो करेगा तो केवल अपने लिए नहीं करेगा, पूरे प्रदेश के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमने संकल्प किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और वो केवल संकल्प नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत की है हमने। कई दिनों तक चिंतन किया। मैं जिस कोरोना में जब पीड़ित था, अस्पताल में था, तो वहीं से शुरू कर दिया था हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब क्या? उसके 4 स्तंभ, एक अधोसंरचना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा सुशासन गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। और हमने जो बजट बनाया है, ये कोई ये ना सोचे कि कुछ अफसरों ने बैठ के बना लिया। एक एक चीज हमने देख के और उसमें तय किया है। अगर हमने तय किया है कि उत्कृष्ट स्कूल खोलना है और 1,500 करोड़ रुपया पहली बार दिया, क्योंकि गांव गांव में स्कूल की जरूरत है। क्या मैं कोई स्कूल बंद करने की आज बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रयोगशाला नहीं, लाइब्रेरी नहीं, खेल का मैदान नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, कहीं भी स्कूल चल रहा है कि ऐसे स्कूल जरूरी है। ये स्कूल रहेंगे। मैं आज बंद करने की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मीडिया के मित्र चला देंगे, इतने तो बंद करेंगे। हमने तय किया हम 15-20 किलोमीटर के बीच में एक उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम राइज स्कूल अभी नाम दिया है। वो चूंकि जनरल वेबिनार में से निकल गया था, उसका क्या होता है और भी सोचते हैं। लेकिन कल्पना हमारी है कि वहां लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सारी सुविधाएं, और वहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक। अब 15, 20, 25 किलोमीटर से आना है बच्चों को, तो गाड़ी जाएगी लेने। प्राइवेट स्कूल में कितनी दूर दूर तक जाते हैं बच्चे, कौन सी मुश्किल है? आखिर अच्छी शिक्षा की चाह में प्राइवेट स्कूल में जिनका सामर्थ्य बच्चों को भेजते ही है ना, वो भी बसों से लेके आते। हमारे बच्चे भी सड़कें गांव गांव शानदार बना दी है। 15-20 किलोमीटर से आएंगे, कितनी आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। स्कूल आएंगे, एक स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़े ना, क्या दिक्कत है? सर्व सुविधा युक्त हो, 8,000, 10,000, 6,000। सवेरे आए, शाम को बच्चे जाएगा। लेकिन स्कूल के नाम पे कुछ भी खोल देना, ये नहीं चलेगा। और एक दिन वो आएगा जब ऐसे स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी, तब हम सोचेंगे कि बाकी स्कूल की जरूरत है कि नहीं। और कई साहसिक प्रयोग हमने किए, लेकिन मैं शिक्षाविद होने का दावा नहीं करता। और इसलिए आप जो 2 दिन चिंतन कर रहे हैं, इसमें से आप निष्कर्ष निकालिए। पहले तो देखो कितनी अच्छी भवन खड़े कर दो, अगर आत्मा नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब ठीक नहीं है, या उनको ठीक ट्रेनिंग नहीं है, हर मनुष्य ठीक होता है मेरा कहना। अगर बेहतर दिशा दी जाए तो हमारे ये शिक्षक ही चमत्कार करके बता देंगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, कोई संदेह भी नहीं। और इससे शिक्षकों की शिक्षा बेहतर हो जाए। अब उनको किसी ने पहले बता ही नहीं कि ले किस दिशा में जाना है शिक्षा। तो जो अच्छा काम करने वाले उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कई शिक्षकों ने अभाव में भी बहुत अच्छा काम किया, तो सैलरी भी 40-50 हजार है, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिशा अगर हमने ठीक दे दी, तो नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये सचमुच में मील का पत्थर साबित होगी। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि जो निष्कर्ष निकलेंगे कायाकल्प के लिए, उनको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सही दिशा में अपनी शिक्षा को ले जाना है, बच्चों को ले जाना है। यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और इसका हम पालन करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए सभी शिक्षाविदों का, विद्वानों का, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों का
मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मध्य प्रदेश पे ये उपकार करेंगे दिशा देके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके बहुमूल्य विचारों ने हमें प्रेरित किया, काफ़ी सारे आयामों पर सोचने के लिए प्रवृत्त भी किया। धन्यवाद सर। मैं हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष जी कैलाश शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को स्मरण चिन्ह और धर्मपाल जी का पुस्तक संच भेंट करें। धन्यवाद सर। आयोजन समिति के प्रमुख श्री शशि रंजन अकेला जी से विनंती करती हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और एनसीटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र मुझे लगता है कि कई मानों में हम सबके मानस पटल पर लंबे समय तक अंकित रहेगा। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आग्रहपूर्वक जब हम गए, उसके पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के साथ जब इस आयोजन की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान इस आयोजन को करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन भी इस आयोजन के साथ इसलिए जुड़ना चाहेगा कि समूचे देश भर के लिए इस देश के हृदय स्थल से एक संदेश जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत के अभिभावक होने के नाते विद्या भारती के उस अनुग्रह को स्वीकार भी किया और इस बात की अनुमति भी प्रदान की कि इस आयोजन को हम राज्य शिक्षा के साथ, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रसंग हम सबके बीच में जो आया कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और आज का यह दिन उन्होंने शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए समर्पित किया। एक शासक के नाते, एक लोक सेवक के नाते इस प्रकार की दृष्टि रख करके काम करना निश्चित रूप से ऐसा राज्य, उसकी लोक कल्याणकारी भावना आपकी इस भावना में समाहित है। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से, एनसीटी की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस वैचारिक अनुष्ठान के लिए, इस वैचारिक अधिष्ठान के लिए न केवल अपनी स्वीकृति प्रदान की बल्कि महत्वपूर्ण समय दिया। निश्चित तौर पर आज इस सभागार में शिक्षा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण घटक तो उपस्थित हैं, किंतु राष्ट्र जीवन में हम सबको दिशा देने वाले से गणमान्य माननीय व्यक्तित्व उपस्थित हैं, जिनके सन्निधि में इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न कर पा रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय दत्तात्रेय जी, माननीय श्री दीपक बिस्कुटे जी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सभी माननीय अखिल भारतीय पदाधिकारीगण, विद्या भारती के सभी माननीय पदाधिकारीगण, इस आयोजन के परामर्श मंडल के देश भर के माननीय से कुलपतिगण जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करते हैं, इस आयोजन समिति की, प्रादेशिक आयोजन समिति के वे सभी माननीय कुलपतिगण और माननीय शिक्षाविदगण जो तीनों क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े। जब इस आयोजन की योजना बनी तो इस मध्य प्रदेश के 10 माननीय सम्मानीय कुलपतिगण ने एक सहर्ष स्वीकृति प्रदान की कि इस आयोजन के साथ वो जुड़ेंगे। और आज इस अवसर पर इस सभागार में न केवल देश भर के माननीय कुलपतिगण उपस्थित हैं, बल्कि राज्य के सभी अधिकांश राज्य के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री इंद्र सिंह जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री होने के नाते तो इस आयोजन की चिंता की है, लेकिन आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते वे हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबके साथ हैं। मैं विद्या भारती की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। देश भर की कई ऐसी संस्थाओं के एनसीटी, यूजीसी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी
जो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा में महत्वपूर्ण काम करती है उसके माननीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में इस 2 दिन के चिंतन मनन के साथ इस चर्चा परिचर्चा से तत्व निकालने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी आदरणीय शिक्षक वृंद, आदरणीय शोधार्थी और विभिन्न संस्थाओं के माननीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के माननीय मित्रों का, इस नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी का और इस पूरे आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। Sabhaya Nama, सबको नमस्कार. We will be starting the next session that